बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जब हम आलमी सियासत की बात करते हैं तो वेनेज़ुएला आपके सामने आता है कि वेनेज़ुएला में क्या कुछ हुआ। लेकिन एक बात बड़ी हकीकत है, खुल के सामने है। ये मैं रूस के जो सलामती कौंसल के नैब चेयरमैन हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। और उनकी स्टेटमेंट कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये वो स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान का हर शहरी काफ़ी अरसे से बयान कर रहा है। और वो ये है कि देखिए, आपने देख लिया कि बैनुल अक़वामी कानून, इंटरनेशनल लॉ ख़त्म होकर रह गए। जिस माइट इज़ राइट है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, वो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की सालमियत पे जाके हमला कर सकता है। उसके सदर उसकी एहलिया को उठा के ले जाए, कौन भला पूछ सकता है। अमेरिका ने जो वेनेज़ुएला में किया, अब वेनेज़ुएला के पास दुनिया के 30% तेल के ज़ख़ायर वेनेज़ुएला के पास है। यानी वेनेज़ुएला के पास आप कह सकते हैं कि तेल के समंदर है, कुएं भी नहीं समंदर। यानी कि दुनिया का 30% तेल आयल वो वेनेज़ुएला के पास है। तो बहरहाल वेनेज़ुएला के पास क्या नहीं था, सीधी सी बात है, वेनेज़ुएला के पास जोहरी हथियार नहीं थे। और यही बात दिमित्री मेदवेदेव ने कही कि वेनेज़ुएला की कहानी से ये चीज़ साबित होती है कि दुनिया में वो मुल्क ही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि अब जंगल का कानून है, वो मुल्क सर्वाइव कर सकता है जिसके पास जोहरी ताकत है या ताकतवर फौज है। और हम पाकिस्तानी इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, हमारे पास ताकतवर फौज है। आप देख लें वेनेज़ुएला का हाल, लीबिया आपके सामने है, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। उनकी ना ही फौज थी, ना ही उनके पास जोहरी हथियार थे, सब रोंद डाले गए। पाकिस्तान भी रोंदा जा चुका होता, लेकिन पाकिस्तान पहले ही से तैयार था। इसका क्रेडिट आप किसी को दे ना दें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है कि उसने उस वक्त आलमी जोग्राफियाई सियासत को भांपा था और कहा था हम घास तो खा लेंगे लेकिन एटमी ताकत हासिल ज़रूर करेंगे। और उन्होंने करके दिखाया। और फिर आप देखें, गरीब मुल्क है पाकिस्तान, गरीब तरीन मुल्क है, घास सामने खाई, पाबंदियां बर्दाश्त की, एटमी ताकत हासिल की। शुमाली कोरिया को देखें, उसके पास क्या है, ना ही तेल है, ना ही कोई और मादनियात है, लेकिन एटम बम बनाया। आज अमेरिका भी उससे खौफ खाता है। और यही बात सबसे अहम है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, वेनेज़ुएला तेल था, एटम बम नहीं हासिल कर सका, तो आज उसका क्या असर हुआ। और ये अब की जो जोग्राफियाई सियासत है, ये सबसे अहम चीज़ है अरब मुमालिक के लिए। उनको अब समझ आ ये है कि हमारे पास तो तेल की माला माल है, हम तो तेल से माला माल है, वसाइल है, लेकिन नहीं है तो ताकतवर फौज नहीं है, नहीं है तो एटमी ताकत नहीं है। अब इस जोग्राफियाई सियासत में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। और इस अहमियत को शायद हमारी मौजूदा कौमी क़यादत और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शायद बेहतर तौर पर उनको ये अदराक है। तभी तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड का की डिफेंस शील्ड बनाया जाए। और किसी हद तक ये हो भी चुकी है, डिफेंस शील्ड बन भी चुका है। देखिए, उनके अगर दौरे देख लें, या हमारी जो तज़वीराती पार्टनरशिप बढ़ी है मुस्लिम ममालिक के साथ, ख़ुसूसन कतर के साथ, उर्दन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। और फिर तुर्की तो वैसे ही हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तज़वीराती पार्टनर है। मई के अंदर उसने जिस तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ हमें भरपूर सपोर्ट किया, हमें ड्रोन्स प्रोवाइड किए, हमें हर मुमकिन सहूलत फराहम की, तो इन तमाम ममालिक के लिए पाकिस्तान अब जो है वो अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि हम किस तरीके से ताकत का तवाज़ुन भी कायम रहे और अपने आप को एक ज़िम्मेदार, एक ताकतवर मुल्क और फिर इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे किस तरीके से अपने आप को जो है मज़ीद ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी बड़ी काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वही बात है, अगर मिलिट्री ना होती, ताकतवर मिलिट्री ना होती, अगर एटमी ताकत ना होता, तो पाकिस्तान कब का वो रोंदा जा चुका होता। लेकिन अफसोसनाक यहाँ पे जो अमर है वो ये है कि कुछ कल्ट के पुजारी दुश्मन के एजेंडे को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में इनकलाब की बातें कर रही है, इनकलाब
इनकलाब इनकलाब। बहरहाल वो इस इनकलाब की आड़ में अपने रियासती इदारों पे चढ़ दौड़ते हैं, अपने मुल्क की जो सलामती है और अपने मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं उन पे अटैक करते हैं, और फिर सबसे बढ़ के अपने ही रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको समझ आ जानी चाहिए कि दुनिया में अब वही मुल्क कायम रहेगा जिसके पास ताकत होगी। नासमझी में वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसमें कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो खुद कहता था, यानी उसकी सोच ये थी कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए। अब बड़ी मुश्किल से शहीद जुल्फ़िकार अली की बसीरत से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। अब वो एक तबका ऐसा पैदा हुआ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है। इसराइल तो ख़िलाफ़ है, भारत भी ख़िलाफ़ है, शायद अमेरिका को भी हज़म नहीं है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अफसोस उन पे होता है जो इस मुल्क की खाते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट आपने अखबारों में पढ़ी होगी। एक लीडर की स्टेटमेंट रही है जिसने कहा था कि पाकिस्तान को हम डीन्यूक्लियराइज करेंगे। अब पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ताकतवर ममालिक के सामने बेजारो मददगार फेंक देना, जैसे वेनेजुएला है, जैसे दीगर और ममालिक हैं जिनके पास ना ही मिलिट्री है ना ही जोरी वेपन्स हैं। यूक्रेन की मिसाल आप देख लें, यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर एसेट्स होते तो आज उसकी ये चीज़ें होती थे। यूक्रेन के पास दुनिया के दूसरे या तीसरे बड़े न्यूक्लियर एसेट्स यूक्रेन के पास थे जब यूएसएसआर का इन्हदाम हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, रशिया ने अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को डीन्यूक्लियराइज किया। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर एसेट्स ख़त्म हुए, वो रशिया के पास सारे के सारे आ गए, और उसके बाद आज यूक्रेन की हालत आपके सामने है। और यही बात हमें समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो जाता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे सोच मौजूद है, एक लीडर और उसका कल्ट बार बार इसकी बात करते हैं, अगर हो जाता तो आज पाकिस्तान कितना वल्नरेबल होता, सोचने की बात है। लेकिन कुदरत को शायद पाकिस्तान से और बड़े फैसले लेने हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान अब जो है न सिर्फ इंटरनेशनल अरीना पे, न सिर्फ मल्टीपोलर वर्ल्ड में, बल्कि पाकिस्तान जो है वो खसूसन मुस्लिम वर्ल्ड में एक शील्ड के तौर पर उभर के सामने आया है। कतर की सालमियत को खतरे में आती है इसराइल की जानिब से तो कतर पाकिस्तान की तरफ देखता है। सऊदी अरब भाग के पाकिस्तान के पास आता है और डिफेंस पैक्ट करता है। उर्दन यही कर रहा है और दीगर ममालिक अब पाकिस्तान की तरफ इसी वजह से देख रहे हैं। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान की क़यादत को जाता है, रियासत पाकिस्तान के उन ज़िम्मेदारान को जाता है जो शायद आने वाले हालात को पहले ही समझते हैं। और ख़ुसूसन इस सब सारी चीज़ों का क्रेडिट उस मर्द कलंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है जिसने उस दौर में 60 और 70s में इस आलमी जोग्राफियाई सियासत को भांप लिया था और यही कहा था कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। और आज अगर हम पाकिस्तानी सर उठा के जी रहे हैं तो इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार है। जी बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। एट द एंड यही है कि आप अपना फीडबैक दें और आप इस वक्त से क्या समझते हैं, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।